तो बच्चों इस लेक्चर में हम इन जनरल स्टडी करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कुछ बेसिक बातें, और फिर अपन सीखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या इन जनरल, क्या किसको कहते हैं अपन प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्ट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को फेंक देना, है ना। और अपन जो प्रोजेक्टाइल सीखने वाले हैं दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कहते हैं इट इज द मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल ड्यू टू इट्स inertia, yeah, जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी, इट इज मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स inertia under constant acceleration or when it is free to move, when it is free to move। एग्जाम्पल में freely projected body in air, एयर में या अपन हवा में कोई चीज फेंक देते हैं तो उसकी जो मोशन होती है दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स इनर्शिया। उसको फेंक दिया तो उसकी इनर्शिया के कारण जो उसकी मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और व्हेन इट इज फ्री टू मूव, ऐसा दिया हुआ। जब तक ना कहा जाए अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही मानेंगे। तो इट इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स इनर्शिया अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इट इज फ्री टू मूव फ्रीली इन एयर। ठीक है, कुछ बेसिक। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम एक फुटबॉल को किक करते हैं, किकिंग अ फुटबॉल। कुछ भी, वी थ्रो अ स्टोन, थ्रोइंग अ स्टोन, throwing a stone, etc. ये सब इसी के एग्जांपल्स है ना। चैप्टर सीखने से पहले कुछ assumptions हैं, इसीलिए मतलब इन चीजों को हमने माना है कि ऐसा है। तो चैप्टर के बीच में कोई नहीं पूछेगा सर ऐसा हुआ तो क्यों, है ना। वो क्या है assumptions? पहला assumption, g is constant, g is constant। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि g कांस्टेंट क्यों लेते हैं। वी डील विथ स्मॉल हाइट्स, हम छोटी हाइट्स के साथ डील करते हैं। छोटी हाइट बोले तो अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में छोटी। मैंने आपको कहा था r/100 तक जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अपने को तो 100 मीटर 200 मीटर तक ही जाना होता है, तो अपन g को कांस्टेंट लेते हैं। सेकंड, वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। जब तक ना कहा जाए कि भाई एयर रेजिस्टेंस है ही सही और ये उसका फोर्स है, तब तक हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। और तीसरा, we assume अर्थ एज हॉरिजॉन्टल, हम अर्थ को हॉरिजॉन्टल मानेंगे फॉर स्मॉल रेंज प्रोजेक्शन, फॉर स्मॉल रेंज प्रोजेक्शन। मतलब मैं कह रहा हूं अगर मैं अपने से कोई पत्थर 100 मीटर दूर फेंकूं या कोई फुटबॉलर एक फुटबॉल को किक करता है मान लो 20 मीटर 50 मीटर तक, तो उसके लिए वो जमीन हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक्चुअली तो अर्थ ऐसी है ना। बट अपन इसके छोटे से पार्ट को ऐसे डील करें तो अपने लिए ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। तो अपन यहाँ से पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर यहाँ के यहाँ जाए, कोई बीच में ये नहीं कहेगा सर ये तो 100 मीटर दूर गया तो अर्थ तो ऐसी है। अर्थ ऐसी है बट अपना जो रेंज है वो बहुत ही कम है। वी एज्यूम अर्थ हैज हॉरिजॉन्टल फॉर स्मॉल रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो ये तीन चीजें अपन एज्यूम करेंगे इस चैप्टर में कि जी कांस्टेंट है, वो आप वैसे भी कांस्टेंट ही मानोगे, और डाउनवर्ड जानते ही, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, और तीसरा अर्थ को हॉरिजॉन्टल सरफेस मानेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। आई होप सबने लिख लिया होगा। तो ये बेसिक assumptions हैं जो हम मान रहे हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा चैप्टर
जिस बेसिक थ्योरी पे काम करेगा वो बेसिक थ्योरी ये है। जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स of displacement, velocity and acceleration, इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, do not affect each other, do not affect each other. Perpendicular components of displacement, velocity and acceleration do not affect each other. That is, x motion and y motion will be independent. That is, x motion and y motion will be independent, and net motion will be their superposition. And net motion will be their superposition. ये सुपरपोजिशन क्या है कि नेट जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसको मैं कहूंगा कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का सम है। नेट जो वेलोसिटी होगी वो मैं कहूंगा एक्स वेलोसिटी और वाई वेलोसिटी का सम है। और नेट एक्सेलरेशन जो कहूंगा वो मैं कहूंगा एक्स एक्सेलरेशन, जो भी अपन सीख रहे थे, वाई एक्सेलरेशन का सम। एक्स मोशन वाई मोशन को सेपरेटली सॉल्व करना है। टाइम विल बी कॉमन, टाइम विल बी कॉमन फॉर एक्स मोशन एंड वाई मोशन। एक्स मोशन और वाई मोशन के लिए टाइम क्या होगा, कॉमन टाइम लगेगा। दोनों मोशन के लिए सेम ही टाइम पे हो रही होगी, बट हम क्या करेंगे, एक्स मोशन और वाई मोशन को सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं। और अपने इस चैप्टर में, जिसको मैं प्रोजेक्टाइल कह रहा हूं, मैं एक लाइन लिख रहा हूं। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाओ तो ये लाइन याद करना, क्वेश्चन हो जाएगा। वो है, लाइन है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को अलग अलग सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को अलग अलग सॉल्व करना है। कभी भी आप फंस जाओ तो याद रखना, आप इसलिए फंस रहे होगे क्योंकि आप उसको एक साथ देख रहे होगे। एक साथ देखना ही नहीं, हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करना है, वर्टिकल को अलग सॉल्व। जिसने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साथ देखा प्रोजेक्टाइल में फंस जाएगा, और जिसने इनको साथ नहीं देखा वो नहीं फंसेगा। सिर्फ एक ही चीज कॉमन रखनी है, टाइम। हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेट होगी, वर्टिकल मोशन सेपरेट होगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इस चैप्टर में अपन प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, है ना। देखो मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें। मैं कहूंगा ना कि मैंने एक पत्थर को ऐसा फेंका, मैंने इसको किसी यू स्पीड से या फुटबॉल वैसा किक किया, यू स्पीड से ये थीटा से गया और यहां जाके कहीं जमीन को हिट करता है। तुम कहोगे सर ऐसे देखेंगे तब तो समझ ही नहीं आएगा, ऐसे तो हमें पढ़ना ही नहीं आता। हमें तो ऐसे पढ़ना आता है। पत्थर को ऊपर फेंका और पत्थर ऊपर गया और नीचे आया, प्लस पत्थर को आगे फेंका, है ना। पत्थर को ऊपर फेंका, पत्थर ऊपर गया और नीचे आया। भाई इधर यू से फेंका तो इधर की वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा। इधर की वेलोसिटी क्या होगी, यू साइन थीटा। तो मैंने कहा कि पत्थर को u से थीटा एंगल पे फेंका इज इक्विवेलेंट टू पत्थर को u साइन थीटा से ऊपर फेंका। क्या हमें ये मोशन सॉल्व करने आती है? बिल्कुल। दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस इज 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या आपको ये सॉल्व आती है? बहुत ही शानदार तरीके से आती है सर। दिस इज u cos थीटा से आगे फेंका, तो जैसे आगे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन है। तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन।
This is projectile motion in a plane. This is equivalent to motion under gravity. और हम जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अगर चीज को हवा में फेंकते हैं तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, g डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन हॉरिजॉन्टल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वर्टिकल। तो मैंने कहा कि जो नेट मोशन थी, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको ऐसे सोचना ही नहीं है। इसको ऐसे सोचना है कि वर्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन, एंड दैट टू मोशन अंडर ग्रेविटी, और हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड की मोशन। हाँ, जितने टाइम पे ये यहाँ पहुंचेगा, मान लो t इक्वल टू कैपिटल T पे, उतने ही टाइम पे कहीं यहाँ पहुंचेगा, t इक्वल टू कैपिटल T। टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। तो t इक्वल टू कैपिटल T पे पत्थर यहाँ गिरा, मतलब ऊपर जाके नीचे आया और आगे, मतलब हाइट कभी भी निकालेंगे, वर्टिकल क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करेंगे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या था, वर्टिकल हाइट क्या थी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, तो वाई मोशन से सॉल्व करेंगे। और कभी भी हॉरिजॉन्टल पूछेंगे, पत्थर कितनी दूर जाके गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन सॉल्व करेंगे। इसको दो पार्ट्स में अपन ब्रेक करके स्टडी करते हैं। क्या आपने को मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से आता है? बिल्कुल, अपन ने रट रखा है। और क्या हमें कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन सॉल्व करनी आती है? बिल्कुल। अच्छा, कभी आगे चल के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, कहते हैं कि मान लो हॉरिजॉन्टल में हवा भी चल रही है। क्या बोल देते हैं? मान लो हॉरिजॉन्टल में हवा भी चलने लग गई, तो सुनना, क्या चेंज करेंगे? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल में हवा चली, उससे वर्टिकल मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में हवा चली, मान लो हवा इस तरफ चली आगे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, बल्कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगी। मान लो हवा उल्टे चली, तो वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, हमें सॉल्व करना आता है। तो ये सिंपली दो स्ट्रेट लाइन मोशंस की कॉम्बिनेशन होता है, एक वर्टिकल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो अपने को क्या दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन को सेपरेट सॉल्व करना है ना। जल्दी से नोट कीजिए इसको। फिर अपन एक, पहले अपन एक जनरल क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन एक एक करके अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल करेंगे। तो एक जनरल क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये रहा। क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि एक बिल्डिंग है, ये जमीन है, यहां से यहाँ पर ग्राउंड, इस पे एक बिल्डिंग है। थोड़ी देर बनाते हैं बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है ऊंची सी, अस्सी मीटर ऊंची बिल्डिंग है। 80 मीटर। इस पे एक आदमी खड़ा है। आदमी की हाइट बिल्डिंग की हाइट के टर्म में नेग्लिजिबल है। बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी, लंबे लंबे हाथ हैं इसके। इसके इस हाथ में एक पत्थर है, स्टोन है। इस हाथ में क्या है? स्टोन है। और इस हाथ में गन है। गन की बैरल हॉरिजॉन्टल है। इसके लेफ्ट हैंड में स्टोन है, और इसके राइट हैंड में एक गन है। गन की बैरल ऐसे है, मान लेना हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, है ना, मतलब गोली चलेगी हॉरिजॉन्टल। अरे फील आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं? है ना। अब इसने क्या किया, गन से गोली चलेगी और पत्थर को ड्रॉप करेगी, है ना। कितनी ऊंची बिल्डिंग है? 80 मीटर, है ना, 80 मीटर ऊंची बिल्डिंग। आपसे कहा गया है कि ही ड्रॉप्स द, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, he drops the stone and fires the gun horizontally he drops the stone and fires the gun horizontally at the same instant. सेम इंस्टेंट पे वो गन को फायर कर रहा है और स्टोन को ड्रॉप कर रहा है।
if bullet was fired with horizontal speed of 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, बुलेट को फायर किया गया 100 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड। पहला क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय स्टोन एंड बुलेट टू रीच द ग्राउंड। दोनों के लिए टाइम बताना है कि दोनों ग्राउंड पे कब पहुंचेंगे। फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन एंड बुलेट टू रीच द ग्राउंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम foot of building where bullet will hit ground, where bullet will hit ground, जहां बुलेट जमीन को हिट करेगा। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड स्पीड ऑफ स्टोन when it hits ground, स्टोन की स्पीड बताइए जब ये जमीन को हिट करेगा। चौथा, फाइंड horizontal and vertical velocity of bullet when it hits ground। ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले ये देख लो, एक बार लिखना है ना, मैंने क्या क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन देखो, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, कि मैंने स्टोन को ड्रॉप किया है और गन को फायर किया है हॉरिजॉन्टली एक ही टाइम पे। गन को फायर किया है मैंने 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बैरल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी। तो मैंने आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा स्टोन और बुलेट को जमीन पे पहुंचने में, 2 टाइम बताने। फिर मैंने ये पूछा है बताओ बुलेट कितनी दूर जाके जमीन पे हिट करेगा फुट से। तीसरा मैंने पूछा है बताओ कितनी स्पीड से स्टोन हिट करेगा। चौथा पूछा है कितनी वेलोसिटी से बुलेट हिट करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म। अब ध्यान से देखना, है ना, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बुलेट को फायर किया गया कहाँ, हॉरिजॉन्टल में, कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से। बुलेट को हॉरिजॉन्टल में फायर किया गया और स्टोन को ड्रॉप किया गया, मतलब इस, चलो मैं नीचे की डायरेक्शन को मान लेता हूँ ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, x मोशन y मोशन सेपरेटली, ठीक है, ux और uy सेपरेटली, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले भाई स्टोन का सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें ये सॉल्व करना आता है। तो स्टोन को ड्रॉप किया है, स्टोन कितना नीचे आ रहा है यहाँ से, 80 मीटर, है ना। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पहले स्टोन के लिए इधर सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। स्टोन के लिए तो आप लिखोगे, सर आपने सिखा रखा है 80 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी आ जाएगा 4 सेकेंड, मतलब स्टोन 4 सेकेंड के बाद जमीन को हिट कर देगा। कब हिट करेगा भैया, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे। कितनी स्पीड से हिट करेगा, तो v इज इक्वल टू √2g से भी लिख सकते हो या v इक्वल टू u प्लस 80 से भी लिख सकते हो। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 प्लस 2gh, तो यहाँ से v आ रहा है अंडर √2gh, √2gh से हिट करेगा। फिर से वैल्यू रखोगे 80, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ है ना, तो ये नीचे हिट करेगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ यस और नो लिख के। समझ में आ गया तो यस लिख देना, समझ में आ गया तो यस लिख देना, ठीक। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई बुलेट वाले ये स्टोन वाले सवाल हो गए। स्टोन वाला सवाल कौन कौन सा था, तो मुझे स्टोन का टाइम निकालना था और मुझे स्टोन की स्पीड निकालनी थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं बुलेट पे, बुलेट पे आ जाते हैं।
तो बुलेट की मोशन के बारे में मैं सोचूं तो मैं बहुत दुविधा में आ जाऊंगा, क्योंकि बुलेट तो ऐसे चलेगी और ऐसे जमीन को आके कहीं हिट करेगी, कुछ ऐसे हिट करेगी V। और जब ये बुलेट जमीन को हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये तो अजीब से पाथ पे है, ये पाथ तो मुझे सॉल्व भी करना नहीं आता, ये पाथ मुझे सॉल्व करना नहीं आता है। बिल्कुल सही कहते हो, ये पाथ मुझे भी सॉल्व करना, लेकिन मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन इंडिपेंडेंट होती है। तुम कहोगे सर जैसा कि आपने सिखाया है, हम क्या करेंगे सर, इस बुलेट की मोशन को दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, बुलेट की हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, बुलेट की वर्टिकल मोशन अलग। दोनों बुलेट की मोशन को दो हिस्सों में बांट देता हूँ, बुलेट की मोशन को दो हिस्सों में बांट देता हूँ, बुलेट की हॉरिजॉन्टल मोशन और बुलेट की वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल में बुलेट की स्पीड है भैया कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया है, तो यूएक्स कितना है 100। और वर्टिकल में बुलेट की इनिशियल स्पीड है 0, क्योंकि बेटा इस चीज को समझो, अगर मैंने बुलेट को हॉरिजॉन्टली फायर किया है तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में बुलेट कहीं यहाँ आके हिट कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट वर्टिकल में देखो बुलेट के साथ क्या हो रहा है, देखना ध्यान से, बुलेट यहां से चली है और जमीन को यहाँ हिट कर रही है, वर्टिकल में कितना नीचे आया, इतना ही तो आया, हॉरिजॉन्टल में इतना आगे गया और वर्टिकल में इतना, इस मोशन के ड्यूरिंग वर्टिकल में नीचे आया कितना 80 मीटर, हॉरिजॉन्टल में कुछ आगे गया ये। तो अपन अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को लिखेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को, तो हॉरिजॉन्टल में नीचे कितना आया, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 80 मीटर। मैं नीचे मैंने प्लस मान लिया अभी आसानी के लिए, ताकि माइनस वाइनस से बच जाए, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, चलो एक्स है ना? तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज एक्स। और अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता कहाँ है, सिर्फ वाई में, और वाई में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नीचे पॉजिटिव मान रहे हैं क्योंकि, तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो मैंने क्या किया, बुलेट की मोशन को अभी मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखा है, कि क्योंकि बुलेट को हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट किया गया है 100 मीटर पर सेकंड से, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। बुलेट जमीन पे आगे x मीटर आगे जाके हिट करता है, तो हॉरिजॉन्टल में x आगे गया, वर्टिकल में 80 मीटर नीचे आया। और एक्सेलरेशन, क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, एक ही एक्सेलरेशन होता है g डाउनवर्ड, और वो वर्टिकल में होता है, तो x में एक्सेलरेशन 0 होगा और y में एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है तो नो लिखेंगे। ओके, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब भैया x में तो मुझे कुछ ढंग का सॉल्व होता दिख नहीं रहा है, एक ही नोन है ux, तो y में सॉल्व होता दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता है, u पता है, t निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u 0 है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यहां से t आ जाएगा, देखो ध्यान से सॉल्व होगी, वो भी 4 सेकंड आ रहा है, वो भी क्या हो रहा है 4 सेकंड। अच्छा, मतलब स्टोन और बुलेट साथ साथ पहुंचेंगे, बिल्कुल साथ साथ पहुंचेंगे, स्टोन और बुलेट बिल्कुल साथ साथ पहुंचेंगे। और मैं पूछूं अब x वाला निकाल लो, तो x में कैसी मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो x मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कितनी दूर आज जाके गिरेगा 400 मीटर, तो ये बुलेट जमीन पे 400 मीटर आगे जाके गिरेगा, कहाँ जाके गिरेगा 400 मीटर आगे, है ना। अच्छा, अब देखना और चीज, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल रहा हूं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो भाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा 100 मीटर पर सेकंड, जितने से फायर हुआ था हमेशा वेलोसिटी का x कंपोनेंट वही रहेगा। और मैं पूछूं वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो uy,
प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई कितना 0, ए वाई कितना 10, टी कितना 40, सॉरी 4, कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। ये तो कमाल हो गया। आप अगर ध्यान से देखो तो इसकी भी वेलोसिटी 40 आई थी और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी 40 आई। इसको भी 4 सेकंड लगे थे और इसको भी 4 सेकंड लगे। ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि बेटा बुलेट और स्टोन की वर्टिकल मोशन एक जैसी, बुलेट और स्टोन की वर्टिकल मोशन एक जैसी है। भाई बुलेट को हॉरिजॉन्टल में फायर किया, मतलब वर्टिकल में तो ड्रॉप किया, तो एक तरह से आपसे ये कहा गया है कि मैं बुलेट को ड्रॉप करूं और स्टोन को ड्रॉप करूं, तो बताओ जमीन पे साथ साथ पहुंचेंगे? बिल्कुल साथ साथ पहुंचेंगे। ड्रॉप ही किया, बुलेट को हॉरिजॉन्टल में तो फेंका, हॉरिजॉन्टल भूल जाओ। वर्टिकल में क्या किया? बुलेट को ड्रॉप किया। क्यों? ड्रॉप का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, है ना? तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी थी क्या इनिशियली? नहीं, तो बुलेट को वर्टिकल में ड्रॉप किया गया। दोनों को एक जगह से एक साथ ड्रॉप किया, जमीन पे साथ साथ पहुंचेंगे। दोनों की स्पीड भी सेम आई, देखो वाई वाली। तो जब ये जमीन पे हिट करेंगे तो बुलेट की वाई वाली स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड और उसकी भी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों के टाइम भी सेम लगेंगे। हाँ, बुलेट के पास वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो स्टोन के पास नहीं। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछूं तो क्या आपको इन सबके आंसर मिल गए? तो ये टाइम सेम आ गया। क्या दोनों की डिस्टेंस सेम थी? सॉरी, डिस्टेंस आ गया ये कितना 400 मीटर, एक्स यू एक्स इंटू टी। स्पीड निकालनी है स्टोन की, ये तो अपन ने निकाल ली 40 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बुलेट की वेलोसिटी की बात करूं तो बुलेट की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल मोशन सेम है, हमें कोई मतलब नहीं है स्टोन है कि बुलेट, अगर वर्टिकल मोशन सेम है तो वो मोशन एक जैसी हुई। देखो ध्यान से, हुई। स्टोन को ड्रॉप किया था, गन से बुलेट को चलाया था, वर्टिकल मोशन एक जैसी थी तो वर्टिकल के रिजल्ट एक जैसे आए और हॉरिजॉन्टल के रिजल्ट अलग अलग आए। अच्छा, कई बार ना इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं, वो मैं यही बता दे रहा हूँ ऐसे ही, कि भाई इसने जब जमीन को हिट किया ना, जमीन का वो सेपरेट डायग्राम बना दे रहा हूँ v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx था और वर्टिकल कंपोनेंट vy था, है ना? vx कितना आया 100 मीटर पर सेकेंड और vy कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड। तो कई बार पूछ लेते हैं बताओ ये ना कितने एंगल पे हिट करेगा। कई बार ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ लेंगे। भाई ये बुलेट आई ना, तो ये इसने कितने एंगल पे हिट किया, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो थीटा। कैसे निकालोगे? tan थीटा इज इक्वल टू, जो थीटा मैंने डायग्राम में बनाया है, थीटा इज एंगल विद वर्टिकल, है ना? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सोचिए, vx अपॉन vy, तो 100 अपॉन 40, तो 2.5। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.5। हो सकता है हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ लेते हैं, आप उसे बताओ ग्राउंड को कितने एंगल पे हिट करेगा ग्राउंड से, तो ग्राउंड से एंगल तो ये एंगल निकाल लेते, तो वो क्या लिखते हैं vy अपॉन vx, तो वो क्या जाता है 1/4, मतलब सॉरी 40/100 0.4। मैं पूछूं इसकी नेट स्पीड क्या थी, नेट स्पीड ऑफ द बुलेट, तो दोनों का सम, दोनों का सम 100 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, बस निकाल लेंगे कितना आ जाएगा यहां से। कितना आ गया ये 100 तो बाहर आ गया, तो 10√116 ये उसकी नेट स्पीड है। कितनी है 10√116। 116 का रूट क्या होता होगा 10.5 के आसपास, लगभग लगभग 10.5 गुना 10, तो लगभग लगभग 105 मीटर पर सेकेंड के आसपास मान सकते हैं। ये बुलेट की नेट स्पीड है। तो दोनों के स्पीड के वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। स्टोन ने हिट किया 40 की स्पीड से, बुलेट ने हिट किया 105 की स्पीड से। इस क्वेश्चन से मैंने आपको ये फील दिलाई कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन को अलग अलग सॉल्व करना होता है, और अगर वर्टिकल मोशन एक जैसी है तो वर्टिकल के सारे रिजल्ट एक जैसे हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट? ठीक, तो ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक कहानी और फील थी कि बेसिकली हो क्या रहा है, कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, है ना? तो आगे थ्योरी में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। पहले अपन उस टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे,
फिर अपन उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थ्योरी जब डिराइव करूंगा तो आपको समझ है। तो अगला सवाल अगले टॉपिक का है, और वो टॉपिक इसी के अंदर है। वैसे तो मैं टॉपिक वॉपिक इसमें लगाता नहीं हूँ, बट फिर भी कई बार क्या होता है आपको अच्छा नहीं लगता वैसे, तो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। बट जब तक ये टॉपिक के चक्कर में फंसे रहोगे इस चैप्टर में, तब तक देख ना पाओ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो मैं टॉपिक की शुरुआत एक क्वेश्चन से कर रहा हूँ जो आपको करना है, कि जमीन पे एक पत्थर इधर की तरफ फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल जो है ये 53 डिग्री है। 53 डिग्री के एंगल पे एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। तो हम जानते हैं कि ये पत्थर ऐसा ऊपर जाएगा और ऐसा नीचे आएगा, जमीन को यहाँ कहीं हिट करेगा। तो आपको कुछ चीजें पूछी गई हैं, है ना। एक पॉइंट होगा जब पत्थर अब जमीन से सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, यहाँ पे पत्थर हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पत्थर की y वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिर्फ x में वेलोसिटी होगी, है ना। तो इसकी हाइट बतानी है अपने को, ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। ये बताना है कि पत्थर जमीन पे कितनी दूर जाके गिरेगा। इसको अपन कुछ रेंज कह देते हैं, इस टर्म को रेंज कहते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। और अगर ऐसा t इक्वल टू 0 पे हुआ था तो ये कितने टाइम के बाद वहां पे हिट करेगा, है ना। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाम से ही पता चलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितने टाइम तक ये हवा में था, है ना। तो आपसे तीन बेसिक बेसिक चीजें पूछी गई हैं। पहला, फाइंड, पहला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने देर बाद स्टोन वापस जमीन पे आएगा। दूसरी चीज जो पूछी है वो पूछी है मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जमीन से मैक्सिमम कितना ऊंचा जाएगा। और तीसरी चीज जो आपसे पूछी वो पूछी है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। जी अपने को ऑब्वियस सी बात है नीचे मानना है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सॉल्व कीजिए और मुझे तीन आंसर एक साथ लिख के बताइए, तीनों आंसर एक साथ। ट्रिक याद रखना, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग होती है, वर्टिकल मोशन अलग होती है। तो दो, एक लाइन खींच देना, एक तरफ हॉरिजॉन्टल लिखना, एक तरफ वर्टिकल लिखना। मैक्सिमम हाइट वहां आएगी जहां y की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब कोई नहीं लिखेगा, हो गया आपका समय समाप्त। अब मैं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा। हाँ सैली, तीसरा आंसर अब सही है। देखो भाई, सबसे पहले तो कंपोनेंट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, क्योंकि मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन अलग अलग होती है। 50 का ये कंपोनेंट करोगे तो ये 30 आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट 40 आएगा। याद हो जाने चाहिए अब तक तो, है ना। तो मैं पहले तो लाइन खींच दे रहा हूँ, है ना। अब नहीं लिखना है भाई, अब मैं भी देखूंगा भी नहीं क्या लिख रहे हो। तो मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, इधर की तरफ मैं लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन, और इधर की तरफ मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल मोशन, है ना। और मान लेते हैं ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं मान लेंगे। इन जनरल यही मान लेंगे, आगे चूंकि इक्वेशन इसी फॉर्म में निकालते हैं तो मान लेते हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है, 0। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ +40 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ -g या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस जो मुझे निकालनी है वही रेंज है। वर्टिकल की मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट, ये कहां से आएगी, वर्टिकल से। और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना। तो सोच के देखो क्या हुआ पार्टिकल के साथ, कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो आगे जा रहा था, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड से। कितने टाइम तक गया, जितने टाइम तक मोशन हुई, है ना।
ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी रेंज, इसको मैं सीधा लिखूंगा पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। जो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, तो जितने टाइम तक मोशन हुई उतने टाइम तक इसकी डिस्टेंस होगी ux इंटू टी। अब आते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में क्या हुआ है भैया, पार्टिकल यहाँ से ऊपर गया है और घूम के नीचे आ गया है, और यही इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो अगर आपको ये पता है कि पार्टिकल को ऊपर कितने से फेंका गया, तो 40 मीटर पर सेकंड। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ घूम के आने का टाइम, और वापस नीचे भी कितने से आ गया होगा, 40 से। मैं आपसे पूछूं बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो आप जानते हो 2u/g होता है टाइम। यहाँ u की जगह बस क्या लिखेंगे, uy। क्या लिखेंगे, uy। तो ऊपर जाने का 2 इंटू 40/10 कितना आ गया भाई, 8 सेकेंड। कितना आ गया, 8 सेकेंड। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ऊपर जाके कितने टाइम में नीचे आया, 8 सेकेंड। जितने टाइम में ऊपर जाके नीचे आया उतने ही टाइम में आगे गया, तो रेंज कितना होगा, 30 इंटू 8, 240 मीटर। भाई हॉरिजॉन्टल तो जाता रहेगा, जब तक ऊपर घूम के आया वो टाइम यहाँ से निकाला, यहाँ रख दिया। और मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, uy² / 2g। तो uy² मतलब 1600/20 कितना आ गया, 80 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई, ये रेंज आ गई, ये टाइम आ गया। हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल था, है ना। तो एक्चुअली में बस यहाँ से फर्क क्या हुआ ना, कि इसकी जगह जी की जगह, मतलब जहां वह जी लिखते थे वहां ए वाई है ये, और ये भी ए वाई है, तो वाई में क्वेश्चन लिख रहे हैं बस, वो बाकी सब कुछ तो सेम है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को सेपरेट सॉल्व किया। वर्टिकल से मैक्सिमम हाइट आ गई, वर्टिकल से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो उसको हॉरिजॉन्टल में रख दिया, तो हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, तो हमें रेंज पे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। आते हैं इस टॉपिक में आगे। आगे क्वेश्चन है जो एक्चुअली डेरिवेशन है। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है u स्पीड से थीटा एंगल पे, है ना, और ये यहाँ कहीं जमीन पे हिट करता है ना। दिस पॉइंट जहां से प्रोजेक्ट किया है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको कहते हैं जहां हिट करता है, इसको कहते हैं टारगेट। ऑब्वियस सी बात है, नाम ही ऐसा। इसको कहते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, नाम है ये तो, है ना। ये डिस्टेंस मैंने आपको जैसा कोई बताया, ये कहलाती है रेंज। ये जो इसके ड्यूरिंग जो मैक्सिमम हाइट होती है इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। और यहाँ अगर t इक्वल टू 0 था, तो जब ये टारगेट पे हिट करता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो और इसका पाथ है सब पैराबोलिक होता ही अपन जानते हैं। तो अपने से कहा गया है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट इसके पाथ में क्या होगी, एंड रेंज। और ये किसके लिए, जो भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे ये सिर्फ किसके लिए सही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। कल को तुम हाइट वाले में ये फॉर्मूले मत लगाने लग जाना भाई। ये किसके लिए सही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो ये तीनों हमें डिराइव करना, मैं ही डिराइव करूंगा, आप देखो मजे करो। क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही लिया, तो बस वही करना ही है, बस वेरिएबल की टर्म में लिखूंगा, तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। हमने तो क्या सीखा है कि अगर इसको u से फेंका है थीटा एंगल पे, तो हमें तो ये सोचना ही नहीं है कि इसको ऐसा फेंका है। हम कहेंगे कि इसको x में फेंका है u cos थीटा से। कितने से फेंका है x में, u cos थीटा से। और y में ऊपर की तरफ फेंका है कितने से, u sin थीटा से। मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है।
और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है g, तो ये माइनस जी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर सोच के देखो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम बाद ये जमीन पे वापस आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वहां क्या लिखते थे, 2u(y) अपॉन ay। अच्छा ऐसे सोचें तो सोचो जब जमीन पे हिट करेगा तो इसकी स्पीड वापस u होगी। स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और बेटा u sin थीटा से ऊपर फेंका है तो नीचे भी कितने से हिट करेगा, u sin थीटा से। जितने से ऊपर फेंकते हैं उतने से वापस आता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो देखो मैं फर्स्ट के लिए लिख रहा हूं कि y मोशन में, तो y मोशन में क्या लिख रहा हूं कि vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, है ना। तो यहां से vy को मैं माइनस u sin थीटा लिखूंगा क्योंकि नीचे की तरफ है। uy इज इक्वल टू, मैं सीधा भी लिख सकता हूं, तुम्हें याद करवा रखा है मैंने, और माइनस g इंटू टी। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आई, 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या आई, 2u sin थीटा अपॉन जी। मैं तो कहूंगा इसको ऐसे याद ही नहीं रखना है, तुम्हें ऑलरेडी याद है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u बाय जी। इसको ऐसे याद रख लो, 2u(y) अपॉन ay का मॉड, मतलब ay का मॉडुलस ही है ये। वैल्यू रखते थे इसमें, साइन के साथ नहीं रखते टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो uy कितना था, u sin थीटा, ay कितना था जी, तो ये आ गया y मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया भाई, 2u sin थीटा अपॉन जी। जो लोग फॉर्मूला रखना चाहते हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, वैसे ये फॉर्मूले याद रहते हैं। 2u बाय जी याद रहता है तो 2u(y) बाय जी। जाने का टाइम कितना, u sin थीटा बाय जी, आने का टाइम कितना, u sin थीटा बाय जी। दूसरा डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहाँ होती है भाई, जहां y वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ कहाँ बसती है, x में। x वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि x में हमेशा एक्सेलरेशन 0 होता है। तो x वाली वेलोसिटी जब फेंका था तब भी u cos थीटा थी, जब टॉप पॉइंट पे है तब भी u cos थीटा है, जब जमीन पे हिट करता है तब भी u cos थीटा है। हर इंस्टेंट पे इस यहाँ भी u cos थीटा है, यहाँ भी। कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में मोशन एक्सेलरेटेड है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज होगी। तो वर्टिकल में वापस सॉल्व करें y से, दूसरा हाइट के लिए था, तो वापस y मोशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हाइट y में होती है। तो vy² इक्वल टू uy² प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट इन y। तो ये 0, ये u² sin² थीटा है। तुमने यही किया है एक्चुअली पीछे, बस मैं उसे अब लिख रहा हूँ, u² sin² थीटा माइनस 2g और हाइट h। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन आ रहा है u² sin² थीटा अपॉन 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। और आप सोच के देखो तो ये भी क्या लिखा हुआ है, uy² अपॉन 2ay। क्या लिखा हुआ है, uy² अपॉन 2ay। चाहो तो मॉड ले लेना, वैल्यू को डिपेंड करता है। याद करो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है और ये टाइम है टोटल घूम के आने का। तो ये तुम्हें पहले से याद है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ठीक है। और याद रखना थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज विद हॉरिजॉन्टल। कल को अगर वर्टिकल से एंगल दिया ना तो ये cos थीटा sin थीटा चेंज हो जाएंगे। और तीसरा है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, रेंज कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी की। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज इज कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ux इनटू टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2uy अपॉन जी। तो रेंज कल को ना ऐसे भी बन सकती है। तो रेंज का एक फॉर्मूला तो यहां से बन गया 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन जी। ये कब यूज करेंगे, जब हमें x और y कंपोनेंट्स ही सेपरेट दिए हों। फिर एक काम करते हैं, ux और uy की वैल्यू रख देते हैं। ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा। ये बन रहा है बेटा 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी।
ठीक है, u 2ux uy अपॉन जी था, तो 2ux को क्या लिखा u cos थीटा, uy को क्या लिखा u sin थीटा, 2ux uy अपॉन जी। गुड, तो ये क्या क्या बन गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और जरा सोच के देखो, अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दूं, ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो रेंज के ये तीनों फॉर्मूले काम होते हैं अलग अलग जगहों पे, बट मुझे ये पता है कि ये तीनों तो फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट तो ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेंज होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम होगा 2u y अपॉन ay। तो रेंज का फॉर्मूला 2ux uy अपॉन जी, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या फिर साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये तीनों डेरिवेशंस हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, आपने पीछे यही काम किए थे पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश कर रहे हैं। आपको अब लिखना है और कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछो।